लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के खत्म होने के साथ ही सबकी निगाहें 4 जून पर टिक गई। नतीजों से निकलने वाले संदेश बहुत कुछ तय करेंगे। चुनाव लड़ रहे केंद्र और यूपी सरकार के मंत्रियों का कद तो तय होगा ही, मंत्री बनने का सपना देख रहे तमाम विधायकों की भी जमीन पर पकड़ सामने आएगी। पार्टी ने चुनाव के मौके पर बड़ी संख्या में दूसरे दलों के नेताओं को लाकर पद और प्रतिष्ठा देकर जिन समीकरणों का ताना बाना बुना है, उस सब का कितना असर हुआ है, इसका भी पता चलेगा। 2.5 महीने लंबे चुनाव अभियान के दौरान प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं के कई महत्वपूर्ण फीडबैक्स भी सामने आए थे। पहला, कई मंत्रियों और सांसदों की छवि जनता के बीच ठीक नहीं थी। पीएम मोदी के नाम पर लगातार 2 चुनाव जीतने के बावजूद वो जनता से कटे रहे। जनता के बीच उनकी छवि भी बेहतर नहीं रही। संपत्ति बढ़ाने, परिवार और अपने लोगों को प्रधान से प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य के अध्यक्ष और विधायक पहुंचाने की जो ठेकेदारी थी, वही करते हुए लोग नजर आए, ऐसा वोटर्स का कहना था। फीडबैक के अनुसार ऐसे करीब 10 और सांसदों के टिकट भी कटने चाहिए थे, जिनमें 2 मंत्री भी हैं, पर पार्टी ने जनभावना की अपेक्षा टिकट कटने पर इनकी नाराजगी से होने वाले नुकसान को ज्यादा महत्व दिया और इन्हें अपने साथ बनाए रखा। ऐसी कई सीटें हैं जहां पर कार्यकर्ता सुस्त पड़े रहे, जिससे लड़ाई थोड़ी कठिन भी नजर आई इस पूरे चुनावी कार्यक्रम के दौरान। दूसरा, कई जगह पर पार्टी ने सांसदों का टिकट काटा, लेकिन उनके ही परिजनों को टिकट दे दिया। इन सीटों पर भी पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में सुस्ती नजर आई। कार्यकर्ताओं में नाराजगी की वजह यही थी कि वो पार्टी का नहीं बल्कि एक परिवार का झंडा उठाने को मजबूर किए जा रहे थे। मतदाताओं में भी यह सवाल रहा कि मोदी परिवारवाद पर खूब बोलते हैं, लेकिन अपनी पार्टी पर मौन क्यों है। ऐसी सीटों पर कई जगह बीजेपी समर्थक मतदान के दिन घर से नहीं निकलने और नोटा दबाने की बात करते वो नजर आए। संकेतों के मुताबिक ऐसी सीटों पर लड़ाई नजदीकी मुकाबले में फंसती दिख सकती है। ये चुनाव केंद्रीय प्रभारी उद्योग मंत्री और चंदौली से बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री संजीव कुमार बालियान के कद को भी तय करेगा। ये 3-4 नाम हम इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि इनका राजनीतिक भविष्य भी इस पूरे चुनाव से तय होगा। इन सभी को पार्टी ने फिर मौका दिया है। अपने दल का नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से तीसरी बार चुनावी मैदान में है। नतीजा तय करेगा कि कुर्मी मतदाताओं के साथ साथ बीजेपी के परंपरागत माने जाने वाले वोट बैंक को वो कितना अपने साथ रखने में कामयाब हो पाएंगे। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी महाराजगंज सीट से 1991 से लेकर अब तक 6 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। ये चुनाव उनके लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है। यहां से इंडी गठबंधन ने उनके खिलाफ कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र चौधरी को उतारा है। 5 बार के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा को भी बीजेपी ने लगातार 8वीं बार प्रत्याशी बनाया है। वोटों के मार्जिन से उनके कद का भी आकलन होगा। बीजेपी ने हैट्रिक की मंशा से साध्वी निरंजन ज्योति को फतेहपुर से फिर मैदान में उतार दिया है। अब वो कितनी खरी उतरती हैं, इस बार सबकी निगाहें उस पर है। तिकुनिया के थारकांड से देश विदेश में चर्चा में आए केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर भी बीजेपी ने दाव लगा दिया, भरोसा कर दिया, तब जबकि बहुत नाराजगी थी। और ये चुनाव टेनी का न सिर्फ कद तय करेगा बल्कि उनका सियासी भविष्य भी तय करेगा। उसकी भी स्क्रीन प्ले इसी चुनाव से लिखी जाएगी। प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद पीलीभीत से, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी से, उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से और राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि हाथरस से चुनावी मैदान में है। इनके प्रदर्शन और इनके राजनीतिक भविष्य पर भी सबकी निगाहें हैं। प्रदेश के कई विधायक चुनाव से पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्री बनने का सपना देख रहे थे, मगर उनकी उम्मीदों पर चुनाव तक विराम लग गया। इधर चुनाव आया तो क्षेत्र में अलग अलग वजहों से कई विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के भीतरगात की बात भी सामने आई। कई जगह पता चला कि विपक्ष से आया सजातीय प्रत्याशी विधायक निष्क्रिय दिखाई पड़ता है। फतेहपुर सिकरी की अगर बात करें तो बीजेपी विधायक चौधरी बाबूलाल ने अपने बेटे रामेश्वर सिंह को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतार दिया। ये जो भीतरघात की हम बात कर रहे हैं, ये जो आंतरिक कलह की हम बात कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा उदाहरण ये भी है। इतना ही नहीं, रामेश्वर सिंह के लिए मतदाताओं से उन्होंने संपर्क भी किया, तब जबकि वो बीजेपी के विधायक हैं। इस बार बीजेपी ने चुनाव के बीच में उन्हें कारण बताओ नोटिस भी दिया। एक अन्य सीट पर सांसद प्रत्याशी और विधायक के बीच झड़प आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। वीडियोस भी देखे गए। कई विधायक जिनके चुनाव में सांसद ने दगा दे दिया था, वो अपने क्षेत्र छोड़कर दूसरे दिग्गजों का प्रचार करने के लिए निकल गए। कई विधायकों को संगठन और नेतृत्व ने आगाह भी किया था। नेतृत्व की नसीहत का कितना फर्क पड़ा, ये विधायकों के क्षेत्र में जीत हार और मार्जिन से पता चल जाएगा।
चुनाव से पहले दूसरे दलों के दिग्गज नेताओं का पार्टी में शामिल होना, उन्हें महत्वपूर्ण पद देना, कुशीनगर के पूर्व सांसद आरपीएन सिंह की पार्टी में शामिल करके राज्यसभा सांसद बना देना, इससे होने वाले नफा नुकसान भी इस चुनाव में सामने आएंगे। आजमगढ़, बलिया और आसपास के क्षेत्रों में सजाती मतदाताओं में असर देखने वाले पूर्व एमएलसी यशवंत सिंह की पिछली महीने की बीजेपी में वापसी कराई गई और उन्हें 2022 में पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था। उनके आने से बीजेपी को कितना फायदा हुआ, ये भी चुनाव के नतीजे साफ तौर पर दिखाएंगे। मुलायम सिंह के करीबी रहे पूर्वांचल के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह और उनके भाई ब्रजकिशोर सिंह को भी चुनावी फायदे के लिहाज से बीजेपी में शामिल कराया गया है। सपा के बागी विधायक मनोज पांडे को पार्टी में शामिल करके अमेठी, रायबरेली और आसपास की सीटों पर ब्राह्मण वोटर्स पर पकड़ और मजबूत बनाने की कोशिश की गई। इसमें बीजेपी कितनी सफल रही, ये भी ये परिणाम बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में 2014 के चुनाव में पन्ना प्रमुखों की अवधारणा पर काम शुरू किया था। मतदाता सूची के प्रत्येक पन्ने पर पदाधिकारियों को तय किया गया था। इस प्रयोग से मतदाताओं से संपर्क बढ़ाकर उन्हें पार्टी से जोड़ने और मतदान के दिन वोट डालवाने में बड़ी सफलता मिली या नहीं, ये भी इस चुनाव के बाद पता चलेगा। पार्टी का वोट शेयर तेजी से बढ़ता है या नहीं, इस चुनाव में मतदान प्रतिशत कम रहा, इस लिहाज से भी सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ये जो पन्ना प्रमुख वाला एक्सपेरिमेंट था, क्या वो इस चुनाव 2024 के चुनाव में भी काम किया। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनका राजनीतिक भविष्य इस चुनाव से तय होगा और जिन पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बावजूद भी पार्टी ने भरोसा किया है, उनके लिए ये चुनाव करो या मरो जैसा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।